हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, इंतज़ार का घड़ी समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर मैथ पे एक लेक्चर बनाइए वन शॉट में, तो वो घड़ी अब आ चुकी है। इसीलिए आप एकदम फिट एंड फाइन तैयार हो जाइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जैसा कि हम आपको प्रत्येक बैच में बताते हैं, वैसा ही इसमें बता दें कि ये जो 10 वर्षों के प्रश्न पैटर्न के आधार पर बनाया गया है और 6 वर्षों के अनुभव पे बनाया गया है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कि एक ही शॉट में आपका पूरा रिवीजन हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपको, जैसा कि प्रत्येक में एक मोटिवेशनल कोड दिया जाता है, वैसे ही एक मोटिवेशनल कोड, ताकि आपको ऊर्जा मिले, आपकी चेहरे पे मुस्कान बना रहे। उसके लिए देखिए क्या है मोटिवेशनल कोड कि सोचने से कहाँ कुछ होता है, कि सोचने से कहाँ कुछ होता है, तिनका तिनका तुझे अपनी मेहनत का अभी और लगाना है। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, जिनका है आसमां छूने का इरादा, उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है, उन्हें तो अपना रास्ता खुद बनाना है। तो चलिए इसी उत्साह के साथ, बिना रुके, बिना झुके, बिना नॉन स्टॉप, एकदम पूरा फुल मैथ को, गणित को आज हम लोग समाप्त करके ही दम लेंगे। तो चलिए, आपके साथ लगातार हम बने हुए हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। सबसे पहला चैप्टर जो हम आपको शुरू करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ये जानिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए वह बहुत ही धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, बोर्ड पे पढ़ाने के लिए आप सोच रहे होंगे, तो बोर्ड पे पढ़ाने से ज़्यादा समय आपका व्यतीत हो सकता है, ठीक है। अगर समय को ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्ट को बनाया गया है, कम समय में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये जो एक क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। दोनों रेखा जहाँ पे कट करती है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कट करती है, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, क्या होता है, 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। अब ये मूल बिंदु से हम लोग राइट की तरफ एक्स एक्सिस पर दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो ये धनात्मक होता है, और अगर वाई अक्ष पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगर हम ये मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाहिने बढ़ते हैं तो धनात्मक, बाएं बढ़ते हैं तो ऋणात्मक। ये मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष पे जाते हैं तो धनात्मक, नीचे आते हैं तो ऋणात्मक। इतना तो सबको पता है, उम्मीद करते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, अब पूछिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो सो सुनिए। अब जो ये क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष है, एक्स निर्देशांक है, इसी को हम लोग भुज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये जो वाई अक्ष है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम लोग वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक या फिर कोटि कहते हैं। दूसरे भाषा में समझिएगा, दूसरे तरह से किस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूछेगा वाई अक्ष से दूरी, क्षैतिज दिशा में वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष से दूरी कह रहा है, तो वाई अक्ष से दूरी, यहाँ से दूरी इधर या फिर इधर, क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। उसी तरह से दूसरा पूछेगा आपसे कि एक्स अक्ष से दूरी, ऊर्ध्वाधर दिशा में एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स हुआ, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, ये दूरी क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक या फिर कोटि कहलाता है। वाई निर्देशांक या फिर कोटि कहलाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे अच्छा चीज़ है निर्देशांक ज्यामिति का, वो आपको पता है कि कोई भी बिंदु को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा
वाई के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक्स कोमा वाई के रूप में लिखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये अपना एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, एक्स अक्ष, और ये अपना वाई अक्ष हुआ, ठीक है। ये अपना कौन? मूल बिंदु। ये अपना मूल बिंदु। मूल बिंदु से हम इधर बढ़ते हैं तो धनात्मक, ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, ठीक है। तो देखिए एक्स कोमा वाई हमको लिखना है। क्या लिखना है? एक्स कोमा वाई। बहुत बच्चे हैं जो रटते रहते हैं इसको, जो पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तो इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार समझ लीजिए, पूरे ज़िंदगी काम आने वाला है। देखिए यहाँ देखिए हमको एक्स कोमा वाई लिखना है, ठीक है। अब पहला पद जो हम, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा पद या थर्ड क्वाड्रेंट, इसको पद यानी क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये चतुर्थ पद या फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको एक्स कोमा वाई लिखना है, तो ये एक्स अक्ष और ये वाई, यानी कि पहला पद में कौन हो गया? प्लस प्लस। इसमें भी हमको सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ध्यान रखना है एक्स पहले बाद में वाई, तो एक्स कौन सी? एक्स माइनस और वाई प्लस, तो माइनस प्लस हो गया। उसी तरह से थर्ड में लिखना है एक्स पहले और बाद में वाई, तो एक्स माइनस और वाई माइनस, इसीलिए दोनों माइनस। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है तो एक्स प्लस और वाई माइनस, तो प्लस माइनस हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह से त्रिकोणमिति के बारे में भी पूछता है। त्रिकोणमिति में क्या पूछता है कि बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको याद रखना है ऑल त्रिकोणमिति रेशियो, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका प्रथम पाद हुआ, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा, ठीक है। तो प्रथम पाद में ये ऑल त्रिकोणमिति रेशियो धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कौन? कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कौन? कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। अब आप सोच रहे होइएगा कि इसको याद कैसे रखें, तो देखिए एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, बेहतर ढंग से आप इसको याद रख सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर सी से ही सिनेमा, कॉलेज याद रखिएगा, ठीक है। तो आफ्टर, ए से हम याद रखना है ऑल त्रिकोणमिति रेशियो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमिति रेशियो पॉजिटिव। एस मतलब साइन और एस का साइन का अपोजिट कॉसेक, सेकंड में पॉजिटिव। टी का मतलब टैन और टैन का अपोजिट कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सी मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। याद क्या रखना है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें। देखिए दूसरा जो आपका बिंदु पूछा जाता है वो आपसे दूरी सूत्र से पूछा जाता है। दो बिंदु दिया हुआ रहेगा और पूछेगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बताइए। तो जैसे कि आप देख रहे होइएगा एग्जांपल के तौर पे, यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, ठीक है। और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछेगा। अगर दिया हुआ रहेगा ए का निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक x2 y2 है, तो पूछेगा ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो आपको एक फार्मूला है जिसको याद रखना है। डिटेल्स में भी जानते होंगे आप, लेकिन अभी समय नहीं है, इसीलिए इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या याद रखना है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी सूत्र डायरेक्ट हम लगाएंगे। और दूरी सूत्र कैसे काम करता है? तो दूरी सूत्र जैसा कि हम लोग पीछे देखे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ अंडर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट चढ़ा दिए ये आपका पहला बिंदु और ये आपका दूसरा बिंदु, मतलब x1 y1, यहाँ हम लिख सकते हैं x1
y1 और इस बिंदु को हम लिख सकते हैं x2 y2। ठीक है, तो ये आपका बिंदु x2 y2 और ये आपका x1 y1। ठीक है, तो दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4 है माइनस 2 का स्क्वायर और y2 1 है और माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा 2√2 आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम देने जाना है इसीलिए डिटेल आप सिर्फ रिवीजन के तौर पर अगर आप ये जानते हैं सब कुछ तो 1.5 या 2.0 में लगा कर देख सकते हैं तेज़ी से वीडियो। और अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, यकीन मानिए आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, आपसे ध्यान में रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, ये नहीं सब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्वेश्चन आपसे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मूल बिंदु से कहाँ से, मूल बिंदु से एक बिंदु मूल बिंदु दे देगा और एक बिंदु देगा आपको। ठीक है, तो ध्यान में रखना है मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है 0,0। हम लोग पीछे देखे हैं मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु 0,0। तो ये 0,0 से एक बिंदु हो गया 0,0 और दूसरा बिंदु -5 -7 यानी -5,7 और इसके हमको बीच के दूरी निकाल देना है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक बिंदु 0,0 और दूसरा बिंदु -5,7 यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए अगला जो हम लोगों का चैप्टर, इसी चैप्टर का अगला पॉइंट है विभाजन सूत्र। क्या है, विभाजन सूत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए विभाजन सूत्र में होता क्या है कि आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, मानिए ये एक पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट हुआ, मानते हैं हमें ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा कुछ, बी पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। अगर मान लेते हैं हम ए पॉइंट का निर्देशांक x1 y1 है और बी पॉइंट का निर्देशांक x2 y2 है और ये कोई तीसरा पॉइंट है, ठीक है, जो इन रेखा को m1:m2 में विभाजित करता है, तो पूछेगा कि इस z का निर्देशांक क्या होगा, इस z का निर्देशांक क्या होगा। तो इस z का निर्देशांक होगा, आप पढ़े होइएगा, x कैसे निकाले, x, y कैसे निकालते हैं, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। उसी तरह से y निकालना है, कैसे निकालिएगा, m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए आगे, जैसे कि इसी को अब m1 m2 था वहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ लेता है। क्या पूछता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे कि ये ए पॉइंट हुआ, यहाँ बी पॉइंट हुआ। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और बी बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और पूछेगा मध्य बिंदु का क्या नियामक है। तो मध्य बिंदु जब कहेगा तो m1 कितना हो जाएगा 1, m2 कितना हो जाएगा 1, तो m1 m2 1 हो गया, यानी कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सिंपल, कितना आसान है। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना आसान है उतना ही कठिन है, एग्जाम में बहुतों बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए जैसे कि हम क्वेश्चन कर ले अगर, तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ का है, एक्सरसाइज 7.2 आपका जो बुक है NCERT उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से, कुछ बिंदु दिया हुआ है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाली जो रेखा है, जो बिंदु है, उसका निर्देशांक क्या होगा। कितना, 2 बिंदु दिया हुआ है -1,7 और 4,-3 और जो अनुपात है वो है 2:3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए मान लिए, यहाँ बी मान लिए। ठीक है, यहाँ ए मान लिए, यहाँ बी मान लिए। अब ये जो ए है और बी है निर्देशांक दिया हुआ है, अब ये रेशियो कितना है 2 और 3, तो 1:2 और 1:3। और यहाँ पी बिंदु, इसी का निर्देशांक तो ज्ञात करना है, x, y, इसी का निर्देशांक तो हमें ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x के लिए हम क्या लिखते हैं, m1 मतलब ये जो 2 है, x2 यानी कि इधर वाला 4, फिर प्लस m2 यानी ये 3 और x1 यानी कि 1 है ना।
बटा में m1 प्लस m2। फिर y के लिए निकालेंगे उसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1, जो गोला दिखाई दे रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। अब बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ऐसा ही करके यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए वही काम किया गया है कि m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 y के निकालने के लिए भी वैसा ही, और मान रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, समय हमें उतना इजाज़त नहीं देता है कि एक एक स्टेप समझाएं, चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है 7.2 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। बिंदु 2 ही दिया हुआ है। बिंदु कितना दिया हुआ है? 2 ही दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु 2 ही हैं, यानी कि अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो इसको ए मानेंगे 4, -1, इसको बी मानेंगे कितना -2, 3। स्टार्टिंग में यहाँ लाइन खींचेंगे और ये पॉइंट निर्देशित करेंगे और ये पॉइंट निर्देशित करेंगे। ठीक है, पहला काम खत्म। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको कह रहा है समत्रिभाजित। क्या कह रहा है? समत्रिभाजित, यानी कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है घूम रहा है, ये लाइन जो मोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर? 3 बराबर। तो मानिए एक ये हुआ यहाँ, एक यहाँ हुआ, तो इसको P मानेंगे और इसको Q और इसको P मान लिए। इसका कुछ निर्देशांक होगा, इसका कुछ निर्देशांक होगा, इसी को तो ज्ञात करना है। कितना सिंपल है देखिए। अब देखिए समत्रिभाजित किया है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, या हम इसको भी 2 माने तो इसको भी 2 माने, इसको भी 2 माने, यानी कि 3 बराबर भागों में। समत्रिभाजित कहने का मतलब क्या है? 3 बराबर भागों में। ठीक है, तो 1 1 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब मान लीजिए हम P बिंदु का नियामक निकालना चाह रहे हैं। P बिंदु के लिए x, y निकाल रहे हैं। मतलब अगर अब हम इस बिंदु के लिए नियामक निकालें, इस बिंदु के लिए नियामक निकालें, तो ये Q बिंदु को हमको भुला जाना होगा। ये Q बिंदु को हम मानेंगे कि नहीं है, ये जूम करके चलेंगे। और सिर्फ P बिंदु के लिए, अब देखिए P बिंदु के लिए M1 का काम करेगा 1 और M2 का काम करेगा 2। M1 का काम करेगा 1 और M2 का काम करेगा 2। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और फिर उसी तरह से जैसा फार्मूला है उस तरह से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और फिर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। और यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर पहला बिंदु यानी P बिंदु के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से अब अगर हम दूसरा बिंदु के लिए निर्देशांक ज्ञात करें, यानी कि अब हमको ये Q बिंदु के लिए निर्देशांक ज्ञात करना है, इस Q बिंदु के लिए, इस Q बिंदु के लिए। ठीक है, तो इस Q बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा? यानी कि इस Q बिंदु का x, y ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ जो M1 का काम करेगा वो 2 काम करेगा और M2 का काम 1 करेगा। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ से देख पाइएगा कि यहाँ जो अब हम Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यहाँ मानिए पहला यहाँ A है, यहाँ B है, और इस Q बिंदु के निर्देशांक के लिए यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 होगा। यानी M2 का काम 2 करेगा और M1 का काम 2 करेगा और M2 का काम 1 करेगा। और फिर वही फार्मूला तो बदलने वाला है नहीं, और यहाँ से x y हम आसानी से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसी से आगे कैलकुलेट होता है ये फार्मूला। अभी समय हमको इजाज़त नहीं देता है कि हम आपको डिटेल एक्सप्लेन में करें, है ना। तो देखिए ये त्रिभुज हो गया आपका ABC। ठीक है, इस सब का कुछ ना कुछ नियामक रहेगा। मानते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 नियामक हो गया आपका। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज कितना होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 1/2 याद रखना है, 1/2 याद रखना है। 1/2 हो गया शुरुआत में, और पूरा होल ब्रैकेट याद क्या रखना है? शुरू करना है फर्स्ट से, यानी कि x1 y2 y3 यानी 1 2 3। देख रहे हो x1 सफिक्स देखो 2
3, 1 2 3 हो गया, फिर बीच में प्लस, उसके बाद x2, x1 ख़त्म हो गया, अब फिर लिखेंगे x2, तो शुरू कहाँ से करना है 2 3 1, ठीक है, फिर 2 लिख दिए, फिर 3, शुरू कहाँ से करेंगे 3 के ऊपर से 1 2, है ना, यानी कि 1 2 3, फिर 1 2 3, जैसे 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, फिर 1 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, इसी तरह से, ठीक है। अब जैसे आपको फार्मूला याद ही होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 इंटू एक्स y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फार्मूला याद हो गया, ठीक है। चलिए अब जैसे कि इस पे कुछ क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। आपका एक्सरसाइज 7.3 का पहला ही क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 3 दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला जो है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे x3 y3। उम्मीद कर रहे हैं समझ पा रही होइएगा। ये इसको x1 y1, x2 y2, इसको x3 y3, और इस मान को इसमें वैल्यू में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ, वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक स्टेप आगे बढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट में बताइए कि सर इसको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, या फिर मेरा नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7542872707। देखिए जो आगे है पूछा जाता है इस तरह से रहेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो चतुर्भुज में कुछ नहीं करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सहायता से ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात होगा। जैसे कि ये चतुर्भुज हो गया आपका कोई सा भी, और इसको सीधे 2 भाग में बांट देना है, यानी कि 4 गो कोण होगा ना जी, 4 गो कोण, तो ये एक ट्रिंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे देगा और ये दूसरा ट्रिंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे देगा, यानी एक फर्स्ट ट्रिंगल और एक सेकंड ट्रिंगल, और दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल कर, क्षेत्रफल निकाल कर और जोड़ देंगे, सिंपल सा बात है ना। तो देखिए आगे जो आपसे पॉइंट पूछता है कि संरेखी बिंदु 3 पॉइंट देगा और कहेगा कि चेक कीजिए कि ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है कि नहीं। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, है ना, यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो संरेखी कहते हैं। तो संरेखी कब होगा, जब ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा, है ना। संरेखी कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है कि चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 का 3 नंबर, चेक कीजिए कि ये जो बिंदु है ये संरेखी बिंदु है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के पश्चात जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। अब देखिए x1 x2 x3 कैसे निकालेंगे, तो समझ गए होइएगा आप कैसे निकालेंगे। इसको x1 y1, x2 y2 और इसको x3 y3, और फार्मूला में पुट करेंगे। आपका वैल्यू जो आएगा, अगर 0 आ रहा है तो संरेखी है, और 0 नहीं आ रहा है तो संरेखी नहीं है। 0 आएगा तो संरेखी और 0 नहीं है तो मतलब संरेखी नहीं है, सिंपल सा बात है। देखिए जैसे इसी तरह से पूछेगा k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए रिवीजन क्लास है इसीलिए हम एक एक लाइन समझा नहीं रहे हैं। आपको अगर कहीं डाउट हो रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और समझ लीजिए, एक एक स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा k का मान ज्ञात कीजिए, 3 बिंदु दे देगा और कहेगा इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा और कहेगा k का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे और 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, उससे हमको k का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे देखिए 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और 2,9 को 9 से समदूरस्थ है, -2,9 और 2,-5। ये जो आपका क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक चीज़ और कह रहा है, समदूरस्थ तो बोल ही रहा है लेकिन एक और चीज़ बोल रहा है, वो क्या है, एक्स अक्ष पर। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ आप पीछे समझ गए होइएगा कि जब जैसे मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष हुआ अपना, ये अपना वाई अक्ष हुआ, ठीक है। तो
तो जब हम एक्स अक्ष पे आगे बढ़ते हैं, एक्स अक्ष पे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सिर्फ एक्स का ही वैल्यू आगे बढ़ता है, यानी कि यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। ये नहीं है कि वाई का वैल्यू भी आ जाता है। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना चाहें तो 1 कोमा क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अर्थात ये हुआ कि एक्स अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ एक्स का ही वैल्यू आगे बढ़ता है, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है। और अगर हम इस वाई अक्ष पे बात करें तो वाई का वैल्यू होता है, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होता है, इस पे 0 होता है। अगर किसी कोऑर्डिनेट का मान हमको लिखना हो, जैसे यहाँ का मान लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स कोमा 0 लिखेंगे। अगर यहाँ लिखना हो किसी कोऑर्डिनेट का मान तो 0 कोमा वाई लिखेंगे, ये नहीं वाई कोमा 0 लिखेंगे, वाई वाला बाद में, पहले एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पीछे हम जाते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, -x, 0 लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इस पे 0, -y लिखेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ बोल रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु है, कहाँ है, एक्स अक्ष पर, तो क्या लिखेंगे, x, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला बिंदु हमको दिया हुआ है, दूसरा बिंदु भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं सर। देखिए पहला बिंदु दिया हुआ है, दूसरा बिंदु दिया हुआ है, और इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि ये A बिंदु से भी और B बिंदु से भी समान दूरी पे हो। समदूरस्थ का दोस्त मतलब होता है समदूरस्थ, माने समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ अब x, 0 क्यों लिखे, x, y हर जगह लिखते थे, तो x, 0 इसलिए लिखे क्योंकि ये बोल रहा है x अक्ष पर बिंदु है, कहाँ है, x अक्ष पर। और हम जानते हैं, हम लोगों ने सीख लिया कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए ये 0 हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया तो एकदम आप फिट एंड फाइनल है, उतना आपको समझदारी हो चुका है कि आप इसको उड़ा दीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए यहाँ से अब बात करेंगे, ए से पी बराबर है किसके, बी से पी के बराबर है, यानी कि समदूरस्थ का मतलब यही ना होता है जी, ए से पी बराबर पी से बी, तो वही काम किया गया है, ए से पी बराबर पी से बी। और क्या करेंगे, ए से पी यानी कि ए से पी की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए, दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कट कीजिएगा तो आपका रूट हट जाएगा, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट हट जाएगा, इसीलिए यहाँ रूट दोनों तरफ नहीं लगाया गया है। ये मत सोचिएगा कि होता ही नहीं है स्क्वायर रूट फार्मूला में होता है, लेकिन दोनों बराबर है, इसीलिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो हट जाएगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एकदम रिवीजन क्लास कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान में रखना है, रिवीजन क्लास है, एकदम बिना नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना झुके एकदम आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चूँकि हमारा एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट तैयार किया जा रहा है। और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के, जब तक अगर वीडियो स्टार्ट कर दे और जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक सोना नहीं है, क्योंकि आखिरी मौका है, आखिरी प्रहार है, ये आपके संघर्ष का आखिरी लड़ाई है, ठीक है। अगर समझ में थोड़ा ना आए तो 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो हमने नंबर बोला ही है 7542872707, इस पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप कोई भी क्वेश्चन, इस मैथ से रिलेटेड ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी अगर 10 मात्रक है तो y क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब सोचिए ये क्वेश्चन आपका बुक का ही है, 7.1 का क्वेश्चन 8 नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसमें एकदम सरल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। अब देखिए बिंदु 2 दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये y का वैल्यू दिया हुआ रहता था, कहता था बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। अब चकमा दे दिया है, y का वैल्यू ख़त्म कर दिया,
और कह रहा है दूरी हम दे रहे हैं आपको, अब y का वैल्यू बताइए। तो हम जो भी बहादुर इस चैनल पे पढ़ रहा है उसको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। तो चलिए, ये जो y का वैल्यू है कैसे निकलेगा, तो दूरी सूत्र से निकलेगा सर, ये सिंपल सब कोई जान रहा है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, बच्चों बहादुर जल्दी जल्दी कमेंट करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये x1 y1, ये x2 y2, और यहाँ से मान रखेंगे और दूरी का वैल्यू दिया हुआ है 10, 10 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे और यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन देखिएगा ध्यान से, आपका आंसर फाइनल y का वैल्यू -9,3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। देखिए ज़्यादा समय नहीं है, समय आपके पास कम है, इसीलिए तेज़ी से थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ने निर्देशांक ज्यामिति को ख़त्म कर लिया और त्रिकोणमिति के तरफ आगे बढ़े हुए हैं। तो चलिए, त्रिकोणमिति जो है निर्देशांक ज्यामिति से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। लगभग यकीन मानिए आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। 30 नंबर क्यों हम बोल रहे हैं भाई, तो चूँकि अब आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है 100 नंबर का नहीं हो रहा है दोस्त, सोचिएगा हंसी आ रहा होगा आपको। ठीक है, 100 नंबर का नहीं हो रहा है आपका एग्ज़ाम, समझिए 200 नंबर का हो रहा है। आपको आंसर करना है मात्र 100 नंबर का, सोचिए आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं 30 नंबर से या फिर बोलिए 40 नंबर, 30 या 40 नंबर से कम आने वाला नहीं है त्रिकोणमिति से। ठीक है, इसीलिए धैर्यपूर्वक ध्यान से इस कंटेंट को देखें, आपका एकदम स्मार्ट तरीके से रिवीजन होने वाला है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति का अध्ययन हम किस में करते हैं। ये तो लड्डू छाप क्वेश्चन है, लेकिन आप एग्ज़ाम में जाकर गलती कर देते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। किस त्रिभुज में दोस्त, समकोण त्रिभुज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ से समझिएगा, आपसे पूछता है, यहाँ बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन होता है कि हम लंब किसको कहें, आधार किसको कहें, कर्ण किसको कहें। तो कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए, कैसा भी ट्रायंगल बना हो, कैसा भी ट्रायंगल कहने का मतलब समकोण त्रिभुज ही, लेकिन उसका शेप कैसा भी हो, चाहे ऐसा हो, चाहे फिर ऐसा हो, या फिर ऐसा हो, कैसा भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको देखिए ध्यान से देखिए बोर्ड पे करना क्या है। सबसे पहला जो काम, उसको 90 डिग्री वाला कोण चुन लेना है। 90 डिग्री वाला कोण चुन लेना है। जब 90 डिग्री वाला कोण चुना जाए तो उसके जो सामने वाला भुजा होगा, उसके सामने वाला भुजा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। एक चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए, त्रिकोणमिति में जहाँ कोण का बात करें, मतलब जिस कोण का बात करें, मतलब थीटा जहाँ पे हो, अगर थीटा कोण इसको मानते हैं, कोण इसको मानते हैं, तो इसके सम्मुख भुजा लंब होता है और इससे सटा भुजा आधार होता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। अगर इस त्रिभुज में कोण हम इसको मान रहे हैं तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये होगा आपका लंब और ये होगा आपका आधार। लेकिन अगर हम बोलें कि ये है आपका कोण, तो अगर ये कोण है तो फिर ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये तो कर्ण है ही। इस तरह से भी कर्ण को याद रखिएगा। सबसे जो भुजा में सबसे लंबी हो उसी को हम लोग कर्ण बोल देते हैं, उसी को हम लोग कर्ण बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ ये सबको याद होगा, साइन कॉस टेन कॉट, ये सबको याद होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सबको याद होगा। लेकिन अक्सर हम कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए अपनाया गया है, लाल बट्टा कक्का याद रखिएगा। LAL बट्टा में KKA याद रखिएगा। क्या याद रखना है, KKA याद रखना है। ये लंब बट्टा कर्ण किसका, साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण किसका, कॉस थीटा, और लंब बट्टा आधार किसका, टेन थीटा। फिर से सुनिए ध्यान से, लाल बट्टा कक्का किसको याद रखना है,
लाल बट्टा कक्का को, किसको, लाल बट्टा कक्का को, एल ए एल बट्टा में के ए, और लाल लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, और लंब बटा आधार टैन थीटा। तो याद हो गया, लाल बटा कक्का साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना है कि कौन किसका अपोजिट होता है, कौन किसका अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टैन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टैन। लेकिन यहाँ देखिए, ये टैन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, और ये कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए आगे जो आपका है ये है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। याद हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर याद आपको भाई अभी तक नहीं है तो वीडियो पॉज करके यहीं पे याद करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि फिर से पढ़िएगा या फिर से रिवीजन कीजिएगा। ये समझिए आपका लास्ट मौका है। और अगर वीडियो आप अगर आज देख रहे हैं या कल देख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही फ़ायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा इससे आपको। तो देखिए याद कर लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। इसको याद रखिएगा, जो आपसे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अब पूछिए कैसे पूछेगा, पूछेगा बता दीजिए tan 45 का मान कितना होता है। अब आपके यादें नहीं है तो कैसे टिक कीजिएगा, एक है ना, इसीलिए याद कीजिए। अब याद कैसे कीजिए ये समझिए, फंडा समझिए कैसे याद कीजिए। ऐसे तो सबको लगभग यादें कर लिया होता है कि साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। और कॉस का निकालना है तो सर अपोजिट कर देंगे, सिंपल सा बात है। सर टैन का निकालना है तो साइन बटा कॉस कर देंगे, सिंपल बात है ना। इतना तो सब कोई समझ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक को का हम मान याद कर लें, साइने का अगर मान याद कर लें तो कितना आसान हो जाएगा। तो समझिए कैसे याद कैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 का निकालना है तो 0, 30 1, 45 में 2 लिखेंगे, 60 में 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, हो गया। सब में हमको क्या करना है भाई, 4 से भागा देना है। सब में क्या करना है, 4 से भागा देना है। सब में क्या करना है, 4 से भागा देना है, और अंडर रूट लगा देंगे। और क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। और क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। सबको अंडर रूट लगा देंगे, सबको अंडर रूट लगाएंगे, सबको अंडर रूट लगाएंगे। तो देखिए 0/4 0 वैल्यू आ गया, 1/√4 मतलब 1/2, 2/4 रूट अंडर में मतलब 1/√2, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 3/4 मतलब क्या, √3/2। गधा है का, कमेंट मारो तेजी में। √4/4 मतलब 1। और उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 ऊपर लिखना है, बट्टा में 4 4 से सब में भागा देना है, रूट अंडर चढ़ा देना है, मान अपने आप निकल के आ जाएगा। कब, जब एग्जामिनेशन में भूल जाए तब, नहीं तो अगर याद है तो सबसे बढ़िया, कम समय में एकदम सबसे बढ़िया फटाफट। चलिए जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो समझिए। अब पूछिए कैसे पूछेगा। अभी तक जहाँ भी आप पढ़े होइएगा कम ही टीचर होते हैं जो इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आधार कर्ण के बराबर हो जाता है। 0 डिग्री के केस में, 90 डिग्री के केस में, 60 डिग्री के केस में, 45 डिग्री के केस में। ऑप्शन 4 को दे देगा आपको। अब आप जानते नहीं हैं तो कैसे टिक कीजिएगा, तो समझ लीजिए एक बार समझ लीजिए, आप कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाइएगा। समझिए देखिए कैसे है। अगर हम ये त्रिभुज की बात करें, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमको अगर 0 डिग्री की स्थिति में देखना है कितना डिग्री, 0 डिग्री की स्थिति में देखना है,
तो अगर हम 0 डिग्री देख रहे हैं तो इस जो कोण दिखाई दे रहा है इसी को ना कम करना है जी, जो ये कोण दिखाई दे रहा है इसी को ना कम करना है। तो ये कम कब होगा, जब ये रेखा नीचे की तरफ उतरेगा, है ना। तो इसी रेखा को देखिए, इसमें इतना बड़ा है, इसमें और कम हो गया, इसमें और कम हो गया, इसमें और कम होगा और इसमें एक ही लाइन पे आ गया। तो अब समझिए, जो पीछे रेखा में ये लंब था और ये आधार था और ये कौन सी है, कर्ण है। तो ये कर्ण ही ना कम बढ़ते जा रहा है, ये कर्ण छोटा हुआ, ये कर्ण और छोटा हुआ, ये कर्ण और छोटा हुआ, और कर्ण लास्ट में किसके बराबर हो गया, आधार के बराबर हो गया। तो अब बहादुर समझ गए ना, भूलना नहीं है, ठीक है। तो आधार कर्ण के बराबर हो गया, किस स्थिति में, 0 डिग्री के स्थिति में सर, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब 90 डिग्री वाला बात देखते हैं, ये भी आप धड़ाक से समझ जाइएगा, एक समझ है दोनों समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये आपका हुआ समकोण त्रिभुज। अब देखिए, ये कोण जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसको हमको कम करना है कि बढ़ाना है, कमेंट में लिखिए। कम करना है कि बढ़ाना है इस कोण को। तो इस कोण को सर कम करना है, और कितना कम करना है, कम करना है कि बढ़ाना है, कम करना है। यही बेहुदा तुम ध्यान दिए हो, एकदम ध्यान से सुनो, इसको कम कर रहे हो, फिगर में नहीं समझ में आ रहा है। बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है। इसको बढ़ाइएगा, इसको और बढ़ाइए, इसको और बढ़ाइए, और कहाँ पहुँचा दीजिए, 90 डिग्री। यानी कि देखिए अब लंब हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री हो गया जब, ये 90 डिग्री कब हुआ, जब पहला स्थिति में ये लंब था, ये आधार था और ये कर्ण था। जब ये कर्ण, ये भुजा अब किसके बराबर हो गया, लंब के बराबर हो गया। यानी कि कर्ण जब लंब के बराबर हो जाए, किस स्थिति में, 90 डिग्री के स्थिति में, 90 डिग्री के स्थिति में लंब आधार के बराबर लंब आधार के बराबर, गलत लिखाया है दोस्त यहाँ, लंब आधार के बराबर नहीं, लंब आधार के बराबर नहीं, इसके बराबर। ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, तो ये लंब कर्ण के बराबर। यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा, अच्छे से सुधार लीजिएगा, 2-3 बार कह रहे हैं, अगर जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहे हैं सुधार लीजिएगा, यहाँ गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो क्या लिखना क्या है, सुधारना क्या है, ये समझिए। 0 डिग्री के स्थिति में तो ठीक है, 0 डिग्री के स्थिति में ठीक है, 0 डिग्री में आधार कर्ण के बराबर होता है। लेकिन 90 डिग्री के स्थिति में जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं, ये कर्ण जो होगा, कर्ण होगा लंब के बराबर, ये लंब होगा किसके बराबर, कर्ण के बराबर, इसके बराबर नहीं, किसके बराबर, कर्ण के बराबर, किसके बराबर, कर्ण के बराबर, ठीक है। समझ गए होइएगा, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। इसी को आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर रूट हटेगा, इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, है ना। इधर भी स्क्वायर हटाइएगा, इधर जाके रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है आपका। अभी तक तो हम लोग फार्मूला खेल रहे थे। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, उसको समझ लीजिए। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपका 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, कि अगर 15 कॉट आप ए बराबर 8 है तो साइन ए, सेक ए, टैन ए, कॉट ए, मतलब जो भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बाकी रह रहे हैं किसी का भी मान पूछ सकता है। तो एक बार में ही समझ लेना है गुरु, है ना, एक बार में ही समझ लेना है कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ से सिंपल 15 कॉट ए बराबर 8 है, उसी को लिखेंगे, और कॉट थीटा का मान यहाँ से पता चल जाएगा हमको कितना हो गया। कॉट थीटा का मान कितना पता चल गया, 8/15। और कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टा लंब। सर ये तो हम पहले से ही जानते हैं, आधार बट्टा लंब होता है। तो देखिए गुरु, जब हमको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, तो कर्ण पता इजीली चल जाएगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। सर ये तो हम जानते ही हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ से कर्ण का मान हम पता कर लिए, ठीक है। जब हम कर्ण का मान पता कर लिए तो ईजिली हम यहाँ से जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कहेगा ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। देखिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहता है
उसी तरह से है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसीलिए लिखा गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इस दोनों का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, तो उसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटा में क्या, लंब। तो यानी आधार 7 हो गया और लंब कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से फिर कर्ण ज्ञात कर लेंगे, और कर्ण बराबर सर, तो कर्ण बराबर सर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो हमको पता ही है ना। तो यहाँ 7 का स्क्वायर और जुड़ा 8 का स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू किसका हो जाएगा, कर्ण का। और फिर साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, वैल्यू रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा तो इजली है, इसको सिर्फ स्क्वायर कर देना है, मतलब 7 सतह 49 बटा में 8 8 64। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर बराबर इतना है और पी क्यू बराबर इतना है, तो साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं है कि यही तीनों पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। साइन पी के जगह पर कॉस पी भी पूछ सकता है, कॉस पी के जगह पर कॉस आर भी पूछ सकता है ना। यानी कि ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाह रहा है, ये जो एंगल पी आपको दिखाई दे रहा है, एंगल पी दिखाई दे रहा है, ये पी ना करके आर भी कर सकता है। तो हमने क्या सीखा है, अगर ये पी कह रहा है तो इसके लिए लंब ये होगा, और अगर आर कर दे रहा है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। यही तो सिंपल फंडा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, चूँकि अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जैसा कि दिया हुआ है वैसा हमने लिख लिया, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25। अब जब हमको 3 में 1 का वैल्यू पता है, इसका सिर्फ वैल्यू पता है, और इस दोनों का ऐड करके दिया हुआ है 25, तो हमको अलग अलग याद करना होगा, है ना। तो पाइथागोरस पर में लगा देंगे, सिंपल सा फंडा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और यहाँ से जो वैल्यू हमको दिख रहा है उसी को आगे इम्प्लीमेंट कर देना है। जैसे कि यहाँ देखिए इम्प्लीमेंट क्या करना है, 25 माइनस क्यू आर, यहाँ इक्वेशन 1 से यहाँ से पी आर निकाल लीजिएगा, और 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये पी क्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर है, क्यू आर तो हमको ज्ञात ही करना है, तो क्यू आर रहने देंगे, क्यू आर लिख लिए। ठीक है, अब देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं सर। ये 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी को आगे कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से इसी को आगे जब बढ़ा लीजिएगा आप, तो देखिए आगे कैसे बढ़ाएंगे सर, तो देखिए यहाँ से जो है 625 और यहाँ 25, ये एक साइड जाएगा, ये 25 और ये 625, ये 25 इधर जब आ जाएगा तो क्या होगा, 600 बच जाएगा, एक तरफ हो गया। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ क्यू एस आर स्क्वायर प्लस में, यहाँ क्यू आर स्क्वायर प्लस में, तो सर काट दो ना, क्यों इसको रखे हो। चलिए आगे, और ये 50 क्यू आर, तो 50 क्यू आर बराबर 600, इसीलिए क्यू आर बराबर 12, और पी आर प्लस क्यू आर हमको पता है 25, तो अब जब हम 12 पता चल गया क्यू आर, तो पी आर 13 नहीं हो जाएगा जी। और उसके बाद जो कहेगा सो हम तो इजीली निकाल ही सकते हैं, उतना तो हमें कॉन्फिडेंस है ही क्या। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, 8.2 एक्सरसाइज का है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कंडीशन दिया हुआ है यदि थीटा का वैल्यू यानी a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो और a बड़ा हो b से, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, इसको ज्ञात कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं। तो देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू लिखा हुआ है इसको सिंपल हम लिखेंगे, और जो भी यहाँ मान है √3 और यहाँ जो रहेगा उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ √3 दिखाई दे रहा है और यहाँ tan है, तो tan कितना का मान √3, ये सोचना है। सोचना कैसे है, tan कितना का मान √3, तो tan 60 का मान √3, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 है ना, tan a प्लस बी बराबर tan 60, तो a प्लस बी बराबर 60। उसी तरह से इधर भी a माइनस बी बराबर 30, और फिर इसको जैसे हम लोग जानते हैं, पढ़े होइएगा आप लोग, 2 इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, तो उस दोनों इक्वेशन को यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा और वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, इसको सिंपल
33 का मान रखना है और 33 का मान रखना है और कैलकुलेट करना है, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये सब का जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 8.3 में साइन 18/cos72। तो ध्यान में रखना है, ऊपर देखिए साइन है, नीचे क्या है, कॉस है। तो हम चाहें तो कॉस को साइन में बदल लें या साइन को कॉस में बदल लें, कोई एक काम करना है, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। तो चलिए हम साइन को यहाँ कॉस में बदल लेते हैं। तो देखिए ऊपर साइन को साइन रहने देंगे और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 90-72, और कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होइएगा। देखिए आगे जो है कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 माइनस साइन 42 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ कॉस है और यहाँ क्या है, साइन है। देखिए कॉस है और साइन है, तो कॉस को हम साइन में बदलेंगे तब ना जी घटेगा, कॉस साइन का भी घटेगा इस तरह से नहीं। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा करेंगे और इस तरह से वैल्यू आपका 0। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी माइनस में दे तो वैल्यू 0 आएगा, बाटा में दे तो वैल्यू 1 आएगा, इससे भी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इस तरह से कुछ रहा है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो देखिए यहाँ से tan 2a है, यहाँ cot है, tan है cot है, क्या करना है, इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो tan को हम cot में बदलेंगे, कैसे दोस्त, तो cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं tan 2a को ईजिली सर। तो यहाँ से और यहाँ से cot हट जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, इसीलिए a बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा कौन सी, 36, ठीक है। आप लोग दोस्त एग्जाम देने वाले हो, ये मत सोचिएगा लाइन लाइन से सर बताइए, लाइन लाइन से बताने के लिए समय ना आपके पास है ना हमारे पास है ना, समय इजाज़त नहीं दे रहा है। देखिए ये बराबर ये tan a बराबर b, तो सिद्ध कीजिए कि ये प्लस b बराबर 90। अब सोचिए कैसे आएगा, ये सोचिए कैसे आएगा। तो यहाँ tan है, यहाँ cot है, कैसे बराबर होगा दोस्त। तो यहाँ tan को हम cot में कैसे लिख सकते हैं, तो cot 90 माइनस a बराबर cot b, तो ये cot से cot उड़ जाएगा, 90 माइनस a बराबर b, तो a प्लस b बराबर 90। सिंपल सा चीज़ है ना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे धमाकेदार क्वेश्चन जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो देखिए कहता है यदि ए बी सी अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा बी। सिंपल सा चीज़ है। तो देखिए इसमें हम कैसे बनाते हैं, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री और बी प्लस सी बराबर 180 माइनस, इधर जाएगा तो ए प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, दोनों तरफ में 2 से भागा देंगे, इधर भी 2 से भागा, इधर भी 2 से भागा सॉरी, यहाँ दोनों तरफ 2 से भागा दिए, यहाँ बी प्लस सी बटा 2, यहाँ हुआ 90 माइनस ए बटा 2। अब दोनों तरफ साइन लिए तो आपका वैल्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा यहाँ तक। देखिए आगे जो है आपका क्वेश्चन, ये 8.4 का 3 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए साइन ऊपर में है, देखना है साइन कहाँ है, ऊपर में, साइन 63 डिग्री और प्लस साइन 27 डिग्री, अब बटा में है cos 17 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री, है ना। तो देखिए साइन 63 है और यहाँ क्या है, साइन है 27 और दोनों स्क्वायर में है, तो साइन स्क्वायर में कभी जुटेगा जी, ये ध्यान में रखना है, कभी नहीं जुट सकता। हम क्या फार्मूला जानते हैं, एक साइन स्क्वायर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर रहेगा, तब जुटेगा। तो एक दोनों में से किसी एक को कॉस में बदलना होगा, तो अगर हम इस कोसाइन को कॉस में बदल लें तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसी को यहाँ कॉस में बदला गया है और इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हैं यहाँ, जैसा कि इसमें कुछ नहीं करना है, 9 को कॉमन कीजिएगा और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है और यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकल जाएगा, सेक को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस और कोसेक को कैसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन, और यहाँ से वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए जो 5 नंबर का आप जो प्रश्न है होने वाला है आपका, ये 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। तो ये 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन देखिए, ये कॉस बट्टा 1 प्लस साइन है प्लस 1 बट्टा साइन है प्लस कॉस बराबर 2 सेक है, कहेगा प्रूव डेट, सिद्ध कीजिए इसको। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है, एलसीएम लीजिए, सिंपल क्या करना है दोस्त, एलसीएम लेना है, 1 प्लस साइन है प्लस कॉस का एलसीएम लीजिएगा और इसी को आगे बढ़ा दीजिएगा। सिंपल है, वीडियो पॉज करके समझिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना है।
आसानी से सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो आपको इतना भी बता दे रहे हैं, इतना भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है ना। संभावना सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया गया है, सिर्फ हर परमीकरण कर दिया गया है। क्या किया गया है, याद रखिएगा, अंडर रूट वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था दोस्त, हर परमीकरण किया गया था। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। उसी तरह से इस भी क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके देखिएगा, सब एक एक लाइन लिख के बनाया हुआ है। ज़्यादा समय नहीं हम लोग दे रहे हैं इस पर, है ना, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप में अभी भी उत्साह बना हुआ है तो समझिए, यकीन मानिए कि आप एकदम होनहार व्यक्ति हैं। दिमाग में फिट रखना है कि न रुकना है न झुकना है, एकदम आगे बढ़ते रहना है। जितना मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको इस समय करना है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है और पर डे आपका एक वीडियो आएगा, और इसीलिए बने रहना है हमारे साथ। पर डे एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन ख़त्म करते जाएंगे हम लोग। तो चलिए जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है भाई, तो उन्नयन कोण जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर, उन्नयन मतलब ऊपर, उसे उन्नयन और उसे ऊपर समझ लीजिएगा। और अवनमन मतलब नीचे, जब हम किसी नीचे की वस्तु को देखते हैं तो अवनमन, और ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन। सिंपल सा बात है। देखिए हम स्लाइड को धीरे धीरे ऊपर कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा है, कैसे बनाया हुआ है। शॉर्ट में एकदम कम समय में बेहतर कंटेंट आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अगर एक एक लाइन हम पढ़ें और एक एक लाइन समझाएं तो ज़्यादा समय लग सकता है ना। इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यकीन मानिए ये जो सेशन होने वाला है आपके लिए अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसीलिए बिना किसी स्किप किए एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जहाँ जो हम कह रहे हैं उस बात पे अमल कीजिएगा। यकीन मानिए मंजिल दूर नहीं, वो आपके पास खुद चल के आएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और रिवीजन करके ही एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, ठीक है। अगर आप मानते हैं तो विश्वास कीजिए, कुछ तो पढ़ना ही ना है दोस्त। यकीन मानिए इसको ही पढ़ के जाइए आप। और ये नहीं कह रहे हैं सिर्फ इतना ही पढ़िए, इसको साथ में पढ़िए और जो आपको पढ़ना है वो भी पढ़िए, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, है ना। ध्यान दीजिएगा और वीडियो पॉज करके ये जो क्वेश्चन हम स्लाइड में आगे बढ़ा रहे हैं ये सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको भी पता है कि ये टीचर कितने दिन में पढ़ाते हैं। एक जो हम लोग जो चैप्टर शुरू जो आप लोग स्लाइड में आगे बढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसको टीचर लोग 5 से 6 दिन में इसी को पढ़ाता है, ठीक है। तो उतना समय अपने पास है नहीं कि उतना समय दिया जाए, है ना। इसीलिए स्लाइड को धीरे धीरे रुक के बढ़ा के आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से, ताकि हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना, है ना, यही मकसद रहना चाहिए। और उसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला चैप्टर है वो वृत्त को शुरू करते हैं, ठीक है। वृत्त, ध्यान रहे, चैप्टर नेम वृत्त। पहला क्वेश्चन, अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि वृत्त ये है और अलग से गुजर जाए, यानी कि स्पर्श ही ना करे, अलग अलग चल जाए तो अप्रतिच्छेदी। छेदक रेखा अगर 2 बिंदुओं पे कट करे, कितने बिंदु पे, यानी किसी वृत्त को 2 बिंदु पर कट करे तो छेदक रेखा। अगर एक बिंदु पर स्पर्श करें तो स्पर्श रेखा, ठीक है। और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे, सिंपल सी चीज़ है। देखिए ये जो अब होने वाला है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वो क्या है वो समझिए। क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या कहिएगा, एक नहीं, कभी नहीं। वृत्त पर सिर्फ कहे तब कहिए, तब क्या कहना है, वृत्त सिर्फ कहे तब अनंत कहना है। लेकिन अगर वहीं कह दे कि वृत्त के एक बिंदु पर, ध्यान से पढ़ना है, वृत्त के एक बिंदु पर, तब केवल एक, ठीक है। वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है सर, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और देखिए ब्राहा बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, ये प्रूफ डेट यानी कि 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना। समय नहीं है उतना आपको बताएं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इसको एक बार सिद्ध करने का विधि जान जाइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार फ़ोन या फिर कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर हुआ कौन सी 7542872707। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है तो ये याद होगा आपको, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2πr। एकदम फटाफट से रिवीजन हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है θ/360 पाई आर स्क्वायर। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई है θ/360 × 2πr है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh + 2πr², बेलन का आयतन πr²h है ना। साइलेंट हो जाओ बच्चों, हाला नहीं करने का, एकदम इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है ना। चलिए एकदम ध्यान से एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये रिवीजन क्लास क्विक रिवीजन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं फटाफट से, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि इतना कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना आप भी समझ सकते हैं कितना कठिन बात है, लेकिन आपके लिए हम लगे हुए हैं जी जान से। आप 10 बजे सो जाइए हो रहे होइएगा, हम 12 बजे तक आपके लिए कंटेंट को तैयार करते हैं, एक एक बिंदु को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं कहीं से भी हो सके। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा है ना। जो भी ये फार्मूला बेस्ड था, इसीलिए हम आपको स्लाइड धीरे धीरे आगे बढ़ा दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके देखिएगा। जो समझाने वाला बात है वो अब आया अपना सांख्यिकी चैप्टर और प्रायिकता चैप्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और यहाँ से अधिक ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्त हम शुरू करते हैं जो सांख्यिकी स्टैटिक्स, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता क्या है, पूछेगा माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, ये पूछेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। क्वेश्चन देगा और कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीन मानिए एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। और धुआं कैसे उड़ाइएगा, हमारे साथ जुड़िए, हम बताते हैं। देखिए कैसे, एकदम देखिए मीन निकालना है यानी कि माध्य निकालना है। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर जितना दिया हुआ है सबको जोड़ देना है ऊपर में, और बाटा में कितना संख्या है उतना से भाग दे देना है। ठीक है, दूसरा चीज़ माध्यक या माध्यिका कहे ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहला काम है जितना भी डिजिट दिया हुआ रहे, जितना भी डिजिट दिया हुआ रहे, ध्यान क्या रखना है, जितना भी डिजिट दिया रहे सबको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजाना है। और जो सबसे सेंटर पॉइंट में आ जाए, बीच में आ जाए, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, माध्यिका कह देंगे। ठीक है, और बहुलक को सबको पता रहता है दोस्त, है ना। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आंकड़ा में आता है उसी को तो बहुलक कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है और कह रहा है माध्य माध्यक बहुलक बताइए, तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है, मीन। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं सर, सिंपल सबको जोड़ लेंगे, आ जाओ है तो वो नंबर ऑफ टर्म से भागा दे देंगे, सिंपल सा उपाय है। ठीक है ना। और लेकिन माध्य ज्ञात करना है तो सर इसके लिए थोड़ा सा लफड़ा है, और वो लफड़ा क्या है कि सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, जैसा कि यहाँ सजाए हुए हैं। जैसे पहले 0 को लिख लिए, फिर 2 को लिखे, फिर 4 को लिखे, फिर एक और 4 है तो इसको लिखे, फिर 5 को लिखे, फिर 6 को लिखे, फिर 7 को लिखे, फिर 8 को लिखे। और देखिए सबसे हमको छांटना है, बीच वाला ना खोजना है जी, तो छांटिए इसको, एगो इधर से छांटिए, 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 एगो इधर से छांटिए। तब भी तो कहिएगा सर दूगो ना बच गया जी, तो दूगो में क्या करेंगे सर, दूगो ऑप्शन टिक करेंगे? नहीं दोस्त, दूगो नहीं करेंगे। कौगो करेंगे, एक एक को करेंगे। और कैसे करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 जोड़ 5 बटा 2 कितना हुआ, 9/2, यानी कि 4.5। समझ रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरह से समझते रहना है। चलिए बहुलक अगर कहें तो बहुलक क्या है जी, जो सबसे अधिक बार रिपीटेड हो, सबसे अधिक बार रिपीटेड हो। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार रिपीटेड कौन है, तो सबसे अधिक रिपीटेड जो है 4 है,
तो यही तो अपना बहुलक हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रायिकता की ओर। और प्रायिकता क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। जो प्रायिकता होता है अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित होती है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जो प्रायिकता का वैल्यू होता है याद रखिएगा 0 से 1 के बीच होता है। बहुत लड़का ऐसे ही कहता है 0 से 1 के बीच होता है, लेकिन दोस्त आप हमसे पढ़ रहे हो, 1% भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, है ना। 1% भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इस चैनल्स के द्वारा अगर पढ़ के जा रहे हैं तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल से मुस्कुराते हुए निकलिएगा, कहिएगा वाह मज़ा आ गया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। याद रखना है, ध्यान देना है कि 0 भी होता है 1 भी होता है, 0 भी होता है 1 भी होता है। ठीक है, ये नहीं 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन 0 भी होता है और 1 भी होता है। कैसे कहेंगे सर? तो प्रायिकता का वैल्यू 0 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा होता है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा कि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता, जैसे कि अगर आपको मोतिहारी आज जाना है, आज चलिए गए, तो प्रायिकता निश्चित कोई घटना है उसकी प्रायिकता 1 है। लेकिन असंभव घटना, अनिश्चित मत कहिएगा, प्रायिकता ही है अनिश्चितताओं का खेल। निश्चित घटना की नहीं, किसकी घटना? असंभव घटना, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता 0, लड्डू। याद रखना है, असंभव, जो काम असंभव नहीं है उसकी प्रायिकता लड्डू, और जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 1। अब देखिए प्रायिकता में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो सिक्का के बेस्ड पे बन सकता है, या ताश के बेस्ड पे बन सकता है, मतलब आधार पे, या फिर विभिन्न कलर का कहेगा, जैसे लाल कलर का 5 गो गेंद है, उजला गेंद है 2 गो, फलाना कलर का है, चिलाना कलर का है ना। इस तरह से विभिन्न तरह का कलर मिक्सिंग किए हुए रहेगा और कहेगा एगो का, जैसे लाल का प्रायिकता बताइए, तो सबको बटा में जोड़ देना है और लाल का गेंद होगा उसको ऊपर रख देना है, सिंपल सा है ना। इसमें देखिए सिक्का में कैसे पूछेगा, सिक्का में आपसे पूछेगा कि बताइए कि अगर एगो सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, या 2 गो सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है ना। इस तरह से सिक्का से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन दोस्त ताश से कैसे पूछता है? तो ताश को थोड़ा सा समझिएगा, ताश थोड़ा सा लेंदी है। और कहिए ना हम बिहारी हैं भाई, ताश हमको समझाइएगा, हम तो अपने मास्टर हैं इसमें, है ना। तो ऐसी बात नहीं है भाई, जोक के लिए। देखिए ताश जो होता है इसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 52। इसमें जो लाइन से समझिएगा, इसमें 2 कलर होता है। इसमें कितने कलर? 2 कलर। एक लाल होता है और दूसरा काला होता है। एक लाल होता है और दूसरा काला होता है। लाल भी आधा, काला भी आधा, यानी कि काला में भी 26 गो रंग, 26 पत्ता, और लाल में भी 26 पत्ता। काला में फिर 2 प्रकार के, यानी कि कालापन, सियाह। लेकिन आपके एग्जाम में कालापन सियाह नहीं देगा दोस्त, है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये जो भोजपुरिया याद हम लोग किए हुए हैं, कालापन सियाह ये नहीं देगा, आपको देगा हुक्म, आपको देगा हुक्म। तो ध्यान में रखिएगा, हुक्म जो है इसी कालापान का ही दूसरा नाम है। दूसरा हुआ चिड़ी, ये 2 कलर हुआ काला में। उसके बाद लाल में भी 2, एक लाल पान जिसको सिंपल पान कहेगा, और एक ईंट। यानी कि इस तरह से समझ गए होइएगा कि हुक्म भी 13, चिड़ी भी 13, ये दोनों काला होता है और मिला के 26। लाल पान या पान 13 और ईंट 13, ये दोनों मिलाकर 26। ठीक है। और सबसे और ज़्यादा मस्त क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आ रहा है। पूछेगा आपसे कि ताश के गड्डी में फेस कार्ड होने की प्रायिकता बताएं। तो क्या कहिएगा? 3/52 सर। क्यों? तो जो होता है 3/52 कहिएगा, तो एकदम गलत कहिएगा, एकदम गलत कहिएगा। क्यों गलत कहेंगे सर? तो चूँकि बादशाह को होता है, बादशाह, बेगम और गुलाम को, है ना। बादशाह, बेगम और गुलाम को हम लोग क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। लेकिन दोस्त बादशाहो तो 4 गो होता है ना, बेगम तो भी 4 गो होता है, गुलाम भी 4 गो होता है, 4 गो होता है ना जी। इसीलिए 12/52 कहेंगे। ये नहीं झटपट में मार देना है 3/52, 3/52 नहीं कहेगा कि ताश के गड्डी में फेस कार्ड की प्रायिकता क्या है, तो 12/52। अब समझ में आ गया ना 12/52 कैसे? 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। ठीक है। उससे भी इम्पोर्टेंट पूछेगा प्रायिकता होने की और न होने की प्रायिकता का योगफल जो होगा कितना होगा। तो ध्यान में रखिएगा दोस्त, 1 होगा।
कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना घटित होने की प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट मतलब नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा, तो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं समानांतर श्रेणी की ओर। एकदम गर्दा उड़ा देना है, आग लगा देना है। ठीक है, एकदम पेपर को फोड़ के आना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जो समानांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप किस तरह से होता है आप लोग सब जानते हैं, चूंकि एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इस ए को पहला पद और इसमें जो डी दिखाई दे रहा है इसी को सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद कहते हैं। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्या होगा, आपसे कहेगा क्या सार्व अंतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, पूछेगा क्वेश्चन। सार्व अंतर का मान निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है, या सभी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी हो सकता है। सार्व अंतर का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली धनात्मक ही होगा, है ना। चलिए, अंतिम पद कहता है निकालने के लिए, उसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों का योग वाला फार्मूला क्या होता है दोस्त, तो वो जो होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 इंटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। ठीक है, जो अगला हम लोग पढ़ लेते हैं त्रिभुज के बारे में, एकदम फटाफट शॉर्ट नोट में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चूँकि समय ज़्यादा नहीं देना है, कम से कम समय में बेहतर कंटेंट, आग लगा देना है एकदम से। अगला जो पॉइंट है त्रिभुज। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है, पूछेगा कि सभी वृत्त खाली स्थान आपको दे देगा ऑप्शन में, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, नहीं होते हैं, फलान चिलान कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो याद रखना है सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। किस तरह का त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पाइथागोरस पर में, सिद्ध कराने का समय नहीं है हमारे पास, आप इसको सिद्ध करके जाइएगा। ठीक है, पाइथागोरस पर में जो है इसको हम पढ़ देते हैं एक बार। कहता है लिखने के लिए भी 2 नंबर में, ये वो काम हो जाएगा आपसे 2 नंबर वाला, लेकिन 5 नंबर वाला काम आप घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस पर में होता क्या है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। समझ में आया। चलिए, ये एक थोड़ा ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि अगर ये कोई त्रिभुज है और इसको 2 भुजाओं को प्रतिच्छेदित करने वाला कोई रेखा अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो ये AD/DB बराबर AE/EC होता है। ठीक है, अब देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे अगर मान दे देगा, मान लीजिए इसका मान लिख देगा x, इसका 5 लिख देगा, इसका 6 लिख देगा, इसका 7 लिख देगा, और कहेगा x का वैल्यू बता दीजिए, है ना। तो कैसे निकालिएगा, ये 6/7 बराबर x/5 करिएगा और दोनों को इक्वेट करके और x का वैल्यू बता दीजिएगा। सर इतना बहादुर तेज तो हो ही, हमको पता है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलते रहे कि बच्चा को उत्साह मिल रहा है, वीडियो में मज़ा आ रहा है। तो चलिए, एक प्रमेय 6.6 जो है इसको देख लीजिएगा, इसको भी सिद्ध करने का पूछता है। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, कहेगा कि अगर 2 त्रिभुज हैं उनकी भुजाओं का अनुपात, जैसे कहेगा यदि 2 त्रिभुज हैं उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा यदि उनके क्षेत्रफल का अनुपात 64/100 है। तो क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है दोस्त, रूट अंडर डालिएगा, कहिएगा 8/10 हो जाएगा सर, एकदम गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, आग लगा देना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी हम यहाँ प्रमेय लिखे हुए हैं घर पे सिद्ध करने का सीख लीजिएगा दोस्त, एक ना एक प्रमेय पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 100%। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रमेय है, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए हम लोग अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब हैं। तो
बने रहिए सेशन में। देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। परमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, अपरमेय संख्या जिसे नहीं लिखा जा सके। अब ये नहीं पूछेगा कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्या पूछेगा इसको समझिए। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, ये पूछेगा। तो ध्यान में रखना है, √5 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, √2/√3, इस तरह से। मतलब कि अगर कोई रूट का मतलब अपरमेय संख्या का जोड़ भी अपरमेय संख्या होता है, घटाव भी अपरमेय संख्या होता है, भागा भी अपरमेय संख्या ही होता है। ठीक है, अगर इस तरह का बिंदु रहे, रिपीटेड रहे, ठीक है, मतलब 0.011 इस तरह से, तो ये भी अपरमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, चलिए कहता है कि बताइए कि जो एक पी बाई क्यू के रूप में देगा और कहेगा कि बताइए शांत है या अशांत आवर्ती। तो अगर 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का हो तो वो शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण इसका दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का उदाहरण, अगर पावर में 1 हो तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद पावर 2 हो तो द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पावर 3 हो तो त्रिघात बहुपद। लेकिन दोस्त पूछेगा क्या, ये नहीं पूछता है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा यहाँ से यदि जो भी चर हैं उनका घात पूर्ण संख्या में हो, यानी कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी गिनती की संख्या में बोल सकते हैं, हो, तब वो बहुपद होगा। अन्यथा यदि चर का घात निगेटिव में हो, बट्टा में हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ax² + bx + c बराबर 0 हो तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, अगर इसी तरह से ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग जो होगा -b/a, तो यहाँ -b का काम -1 करेगा और a का काम 3 करेगा, तो इस तरह से यहाँ। ठीक, देखिए आगे जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि समीकरण बना दीजिए दोस्त, कैसा समीकरण बनेगा। तो जो भी बहादुर इस चैनल पे अभी तक जुड़े हुए हो तो यकीन मानो बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। बिल्कुल चुटकियों में आप उस समीकरण को बना के आइएगा। और कैसे बनाना है, तो बस इस एक कंसेप्ट को याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है भाई, तो x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा बराबर 0, यानी कि x² - मूलों का योगफल × x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। यदि बहुपद बनाइए, शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो करना क्या है, x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा यानी मूलों का जो योगफल है उसका मान रख देना है और मूलों का गुणनफल है उसका मान रख देना है। कैलकुलेट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने लास्ट सेशन की तरफ हैं। अगर बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अपने लास्ट पड़ाव की ओर, कौन सी में, द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण का रूप ax² + bx + c के रूप का हो तो इसमें विविक्तर जो होता है, डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग d कहते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। और ये 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा। तो देखिएगा 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। अगर 0 के बराबर हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और अगर 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब यदि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना हो, अगर वो द्विघात समीकरण किस फॉर्मेट में हो दोस्त, अगर वो द्विघात समीकरण ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 के रूप का है और उसका अगर विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 के हो तो मूल्य डायरेक्ट इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं और इसी को द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। कई बार इसी को पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघाती सूत्र का फार्मूला है, तो आपको याद रखना है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो बहादुर जो अभी तक सेशन में जुड़े हुए हो तो ये सही बताना कि सेशन में मज़ा आया कि नहीं आया। याद रखना है, दिमाग में फिट रखना है कि न रुकना है न झुकना है, एकदम आगे बढ़ते रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, है ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिना एग्ज़ाम तक यानी कि एग्ज़ाम के समय तक जुड़े रहना है और पर डे आपके लिए एक सेशन लेकर आएंगे जैसा कि आपका डिमांड है। उसी प्रकार से सेशन तैयार किया जा रहा है, कम समय में बेहतर कंटेंट, और इसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और अब हम अपने कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।